नमस्कार दोस्तों, मैं अनुभव सक्सेना मंथन क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त देश में एक सबसे महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो काफ़ी लोगों को उसमें कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या लॉसेस होंगे। आज एक छोटा सा क्विक रिव्यू हम बेनिफिट और लॉस का ही लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है ये किस किस देश में लागू है और किस किस देश में नहीं। देखिए, फ्रांस में ये लागू है, इसको नेपोलियन कोड कहते हैं। और तुर्की में तुर्की सिविल कोड कहते हैं। ट्यूनेशिया में लागू है, जिसे पर्सनल स्टेट कोड बोलते हैं। इसराइल में ये लागू नहीं है, वहाँ पर यूनिफाइड फैमिली लॉज चलते हैं। यूएस में फैमिली लॉज चलते हैं। और इंडिया में आपको पता है अलग अलग क्या क्या लॉज हमारे यहाँ चलते हैं। अब डिस्कशन करते हैं इसके बेनिफिट्स का। इसका जो पहला बेनिफिट होगा, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिप्शन। तो ये माना जाता है कि जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सारे कानून सभी लोगों पर समान रूप से मान्य होंगे। तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, या हम कुछ मुद्दे ले लेते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए 3 तलाक वगैरह, तो वो इतना अब ईजी नहीं रह जाएगा इसको लागू होने के बाद। जेंडर इक्वालिटी, जहाँ महिलाओं में भेदभाव होता था और महिलाओं के संग प्रॉब्लम आती थी, यही सोशल आपकी जो आडम्बना है और ये हमारे जो समाज में चल रही है, इसको लेकर जेंडर इक्वालिटी में जो दिक्कत होती है, तो माना जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद हो सकता है ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सोशल कोहेजन होगा, यानी कि एक सामाजिकता, समाज की भावना जो उत्पन्न होती है वो होगी, क्योंकि अभी जो समाज में डिफरेंसेस और बैरियर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल रीजन से हो चाहे किसी अन्य रीजन से हो, वो सारे खत्म होने की संभावना भी व्यक्त की जा रही है। सिंप्लीफिकेशन और यूनिफॉर्मिटी होगा, मतलब आप कोर्ट के सामने उनको अब कई कई जो आपके लॉज हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में आईपीसी हैं, वो हर हर धर्म के हिसाब से अलग अलग है। तो हो सकता है अब सिंप्लीफिकेशन और यूनिफॉर्मिटी की वजह से वो सब चीज़ें आसान हो जाए और सबको जो न्याय प्रक्रिया में देरी होती है वो देरी ना होकर बहुत जल्दी आपको न्याय मिल जाए। सबसे लास्ट बेनिफिट ये है, मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोग्रेस होगा। जब आप एक तरह से फंडामेंटल राइट्स आपके सिक्योर होंगे और आपको जो चाहिए वो आपको उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सिक्योरिटी देगा, तो प्रोग्रेस भी होने की संभावना है। अब आइए हम इसके देखिए लॉस पर डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है थ्रेट टू रिलीजियस, यानी कि जो लोग अभी भी इसको नहीं चाहते हैं, तो हो सकता है रिलीजियस के मुद्दे पर वो लोग थोड़ा सा प्रतिशोध अपना उत्पन्न करें और अपना इसको कानून पास बनने के लिए प्रतिरोध भी उत्पन्न कर सकते हैं। वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, काफी लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि जो हमारा रिलीजियस फ्रीडम है वो उसका ये वायलेशन होगा और इस तरह से हमको एक प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी। जैसे आपने ट्रिपल तलाक एक्ट के टाइम देखा था, वो दिक्कतें आई थी। हो सकता है इस कानून के बाद वो दिक्कतें देश में देखने को मिले। पोटेंशियल सोशल अनरेस्ट, जब धार्मिक भावना किसी के समाज में आती है और उसके भेदभाव में धार्मिक उन्माद की संभावना भी व्यक्त की जा सकती है। अपहोल्डिंग प्लुरलिज्म, किसी विशेष वर्ग में, हम नाम नहीं लेंगे, किसी विशेष वर्ग में महिलाओं को थोड़ा सा पिछड़ा दर्जा दिया जाता है, तो हो सकता है वो समानता अधिकार पाने के बाद वो डिफरेंसेस उनमें क्रिएट हो और वो उनको पुरुष प्रधान समाज को ये एक्सेप्ट ना हो। इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, देश में कानून बनाकर, एक्ट बनाकर इसको पास करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस के लिए क्या क्या कानूनी प्रक्रिया है, उसमें हो सकता है काफी उनको मुश्किलों का सामना करना पड़े। अब देखिए, ये हमको संविधान हमारा कहाँ से हमको इसको लागू करने के लिए परमिट करता है। तो देखिए, आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये आपके पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में आता है, जिसमें एक साफ लाइन लिखी हुई है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। द स्टेट, स्टेट का मतलब राज्य नहीं है यहाँ पर, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि जो आपका सेंट्रल पावर है, सेंट्रल पावर या आपका कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं वो देश हित के लिए इसको लागू कर सकती हैं और इसी के बेस पर ये एक्ट लाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है मानसून सत्र में ये पेश भी कर दिया जाए। प्रॉब्लम देखिए, बेसिक ग्रास रूट लेवल पर मैं आपको एक दो प्रॉब्लम बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है इसमें। जैसे मैरिजेज है, मैरिजेज में देखिए अभी मुस्लिम धर्म में ब्लड रिलेशन को छोड़कर कजिन से अभी शादी करना अलाउड है और 3 तलाक जैसे आपका उनका मुद्दा था और 4 शादियां कर सकते हैं वो, ये सब उनके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में, लॉ में ये सब चीज़ें मानी जाती हैं और मैरिज एक्ट में भी उनके ये चीज़ें वैलिड हैं। तो हो सकता है ये सब चीज़ें खत्म होने के बाद एक चैलेंज उनको दिक्कत हो। दूसरा डाइवोर्स, डाइवोर्स अब इतना इजीली नहीं रह जाएगा। कुछ विशेष धर्म में जैसे डाइवोर्स, आप जैसे ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा था वो जैसे कानून बनाकर खत्म किया, तो हो सकता है कि वो फ्रीडमनेस उन लोगों की चली जाए तो वो एक गतिरोध उत्पन्न करे।
अब देखिए हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिनेरियो, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर हिंदुस्तान में क्या रहेगा। इसको देखिए, जो सेंट्रल पावर है आपकी बीजेपी उसको ला रही है, तो जाहिर सी बात है अपोजिशन में जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई पार्टी हो, वो इसका विरोध करेंगी। बीजेपी को भी बेनिफिट होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर, वो एक हिंदुत्व वाली भावना को जागना करेंगे और मुसलमानों का जो आपका उद्धार वाले आते, जैसे उन्होंने 3 तलाक में एक क्रेडिट लिया था, हो सकता है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो हो सकता है मुस्लिम वोट्स को फेवर करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम इसको 100% इसका अपोज करेंगे, तो उनका फेवर लेने के लिए उनको इसका अपोजिशन में इसका विरोध करना ही पड़ेगा। जब ये एक्ट आएगा मानसून सत्र में, जाहिर सी बात है वो विरोध करेंगे, इसको लेकर प्रदर्शन भी होंगे और इसको लेकर काफी ज्यादा रोष भी उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे एक सामाजिक इंस्टेबिलिटी भी हिंदुस्तान में आ सकती है। देखिए आगे किसी मुद्दे पर क्या होता है इस पर, तो ये तो मानसून सत्र में जब आपके लागू होगा तब पता चल पाएगा। तब तक के लिए बने रहिए।